नरसिंह भाई, मुझे तो राजा की बातों में छल की बू आ रही है। तुम ठीक कह रहे हो ताकि तुम अभी जाओ और सूक्ष्म रूप धारण करके राजा पर पूरी नजर रखो। मैं यूं गया भाई। हरि नारायण। कहिए चाचा जी। बेटा, बागड़ वालों को बुलावे में डालने के लिए लगन पत्रिका में तिथि 4 दिन आगे की लिखवा दो। मैं समझ गया चाचा जी, आप एक तीर से 2 शिकार करना चाहते हैं। महाराज, ये आप ठीक नहीं कर रहे। अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर आप पाप के भागीदार क्यों बन रहे हो? रानी, ये सब तुम्हारा किया धरा है, वरना आज मुझे अपने आप में ही लज्जित ना होना पड़ता। नरसिंह भाई, जो हम सोच रहे थे वो बात सच निकली। क्या कहना चाहते हो ताकि भाई? नरसिंह भाई, राजा ने 2 लगन पत्रिकाएं बनवाई हैं। एक पत्रिका आमेर के लिए और एक ददरेवा के लिए। और ददरेवा वाली पत्रिका में तिथि 4 दिन बाद की लिखवाई है। भाई, अब तो मेरा दूसरा वचन मांगने का समय आ गया है। रोहित जी, लगन पत्रिका ददरेवा भेजने की तैयारी करो। महाराज, अब मैं यहाँ ज्यादा नहीं रुकना चाहता, इसलिए मुझे मेरा दूसरा वचन भी दे दीजिए। मांगिए संत जी, क्या मांगते हो? महाराज, मैं आपसे ये मांगता हूँ कि ददरेवा नगरी वाली लगन पत्रिका मेरे द्वारा ही भिजवाएं। आम के आम, इडलियों के दाम। संत का तो दूसरा वचन भी पूरा हो गया और हमारा काम भी बन गया। संत जी, आप बड़ी खुशी के साथ लगन पत्रिका ले जा सकते हैं। और गोगा के विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बारात समुद्र तट पर भी पहुंच गई, पर समुद्र पार जाए तो कैसे? हम समुद्र के तट पर तो पहुंच गए, परंतु इसके पार कैसे जाएंगे? मैं गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से सबको पार ले जाऊंगा। है? ये हमसे कैसी भूल हुई? हमने गुरु गोरखनाथ जी को तो निमंत्रण दिया ही नहीं। अब क्या किया जाए पिताश्री? उनका पता ठिकाना भी मालूम नहीं, क्या पता कहाँ होंगे। पिताश्री, गुरुदेव तो इस समय कजली वन में होंगे। तब तो उन्हें तुरंत बुलाना चाहिए, पर इतनी जल्दी वहाँ कैसे जाया जाएगा? गुरुदेव को लाना आसान नहीं है। उन्हें मनाकर सिर्फ नरसिंह पांडे ही ला सकता है। नीले, तुम नरसिंह को लेकर जल्दी से जल्दी गुरुदेव के पास पहुंचो। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान भव वत्स। वत्स, गोगा के विवाह की तैयारियां हो चुकी हैं। गुरुदेव, आप त्रिकालदर्शी हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा है। वत्स, बारात समुद्र तट पर पहुंच चुकी है और मेरे गुस्से में भस्म होने के लिए ब्राह्मण को भेज दिया। गुरुदेव, क्षमा कीजिए, अपनी जमात के साथ वहां पर चलिए। वत्स, मुझे विवाह शादियों से क्या लेना? मुझे
भगवान का भजन करने दो। गुरुदेव, अगर आपने चलने से इनकार किया तो इस तलवार से मैं अपना शीश आपके चरणों में उतार दूंगा। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था वत्स। गुरुदेव, हमें क्षमा कर दें और अपने शिष्य की बारात का संचालन करें। गुरु गोरखनाथ जी ने मंत्र पढ़ा और सभी बाराती सूक्ष्म रूप में उनके कंबल पर आ गए। और इस प्रकार गुरु गोरखनाथ जी के दिव्य कंबल पर बैठकर सागर के ऊपर से सभी तंदूल नगरी जा पहुंचे। गुरु गोरखनाथ ने तो योगमाया से अपना धुना 4 हाथ ऊपर लगा लिया। उधर से आमेर के राजकुमार हरि सिंह के पुत्र तारा सिंह की बारात भी वहां आ पहुंची। राजा सिंगा सिंह को मालूम पड़ गया कि बागड़ की बारात बारौठी पर पहले पहुंचने की कोशिश करेगी। देखते ही देखते तंदूल नगरी युद्ध भूमि में बदल गई। बागड़ के योद्धाओं ने आमेर नरेश और सिंघा सिंह की सेना के दांत खट्टे कर दिए। और गोगाई ने तो तारा सिंह की गर्दन में उतार दी। युद्ध थम गया। हरि सिंह अपने बेटे की सिरकटी लाश को लिए रोने लगा। तब कानिफा नाथ उन्हें कहते हैं, आप गुरु गोरखनाथ जी की शरण में जाएं। हरि सिंह अपने पुत्र की सिरकटी लाश को गुरु गोरखनाथ के चरणों में ले जाकर रख देता है। गुरु गोरखनाथ जी मुस्कुराते हैं और फिर अपनी योग विद्या से तारा सिंह के ऊपर संजीवनी मंत्र फूंकते हैं। तारा सिंह जीवित हो उठता है। सिंगा सिंह अपने कृत्य की माफी मांगता है और फिर बड़ी धूमधाम से गोगा का विवाह सीरियल के साथ किया जाता है। गोगा के फेरे ओढ़ लगे सीरियल राजकुमारी से। गोगा के फेरे ओढ़ लगे सीरियल राजकुमारी से। गुरु जलंधर गुरु गोरख दया दृष्टि ठाई से।
गोगा के फेरे होने लगे श्रीयल राजकुमारी से। वो गोगा के फेरे होने लगे श्रीयल राजकुमारी से। गुरु जलंधर गुरु गोरख दया दृष्टि थारी से। गोगा के फेरे होने लगे श्रीयल राजकुमारी